जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन साहू और ईव ट्रिप्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्री केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वही केदारनाथ धाम जो कि भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग है। वही केदारनाथ धाम जहां पर सन 2013 में काफ़ी भारी जल प्रलय आई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कई परिवार बर्बाद हुए। लेकिन बाबा केदारनाथ के मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि जल प्रलय के समय एक विशाल भीमशिला ने मंदिर के रास्ते में आकर मंदिर की रक्षा की थी। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको केदारनाथ धाम की यात्रा पर कब जाना चाहिए, आप कैसे केदारनाथ पहुंच सकते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी, इस पूरी केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपका कुल कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट साल में सिर्फ 6 से 7 महीनों के लिए ही खुले रहते हैं और बाकी समय यह मंदिर भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। हर साल मंदिर के कपाट अप्रैल मई के महीने में खुल जाते हैं और नवंबर के महीने तक बर्फबारी शुरू होने से पहले बंद हो जाते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अप्रैल मई से लेकर जून तक का समय पीक सीजन माना जाता है, जब आपको केदारनाथ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। होटल वगैरह के रेट्स भी इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं और यदि आप पीक सीजन में केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपका जो कुल खर्चा है वह भी ज़्यादा आएगा। जुलाई अगस्त के महीने में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ में श्रद्धालुओं का आना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और यदि आप भी इस समय को अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सितंबर से लेकर नवंबर का समय केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफ सीज़न माना जाता है, क्योंकि इस समय केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी कम हो जाती है, होटल वगैरह भी सस्ते हो जाते हैं और आप कम से कम खर्चे में अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने से पहले आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा लगभग 3 रात 4 दिनों की रहने वाली है, तो यात्रा रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाइए। आप भारत के किसी भी कोने से रेल, सड़क या हवाई मार्ग के रास्ते हरिद्वार आ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी हरिद्वार वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने हरिद्वार कैसे आना है से संबंधित सारी जानकारी दी हुई है। हरिद्वार पहुंचने के बाद डे 1 में आपको हरिद्वार बस स्टैंड से सोनप्रयाग के लिए बस लेनी है। हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक सोनप्रयाग के लिए सरकारी बसें निकलती हैं, जिनका हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक का किराया लगभग 450 रुपये है। यदि आप रेड बस या मेक माई ट्रिप की सहायता से प्राइवेट बस की बुकिंग करते हैं तो हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक का किराया लगभग 600 से 700 रुपये लगेगा। पीक सीजन में भीड़ ज़्यादा हो जाने पर यदि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से बस की बुकिंग करवाते हैं तब भी आपको लगभग 600 से 700 रुपये पर पर्सन का चार्ज देना होगा। इसके अलावा यदि आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक शेयर्ड टैक्सी में जाना चाहते हैं तो वो लोग लगभग 900 से 1000 रुपये एक व्यक्ति का किराया लेंगे। हालांकि टैक्सी से जाना आपके लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होगा, क्योंकि टैक्सी में कुल 10 लोगों को बिठाकर ले जाते हैं, जिस वजह से आप पूरे रास्ते आराम से बैठ भी नहीं पाएंगे और इसी वजह से आपके लिए बस से जाना बेहतर रहेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है और बस से सोनप्रयाग पहुंचने में आपको लगभग 8 से 9 घंटों तक का समय लग जाएगा। तो आप डे 1 में सुबह सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जितनी जल्दी बस लेंगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग की बस लेने के बाद आपकी बस ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी और फाटा होते हुए सोनप्रयाग पहुंचेगी। देवप्रयाग में आपको अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देखने को मिलेगा, जो कि बेहद ही खूबसूरत दृश्य होगा और इसी जगह से अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद गंगा जी की शुरुआत होती है। सोनप्रयाग के रास्ते में श्रीनगर के बाद और रुद्रप्रयाग से पहले धारी देवी का मंदिर पड़ेगा, जहां पर आप सफ़र में आगे बढ़ने से पहले दर्शन कर सकते हैं और मत्था टेक सकते हैं। यदि आप हरिद्वार से सुबह 5 बजे सोनप्रयाग के लिए बस लेते हैं
तो आप दोपहर 3 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। दिन भर के लंबे सफ़र के बाद जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तब आपको सोनप्रयाग में ही रेस्ट करना चाहिए और एक रात सोनप्रयाग में ही रुकना चाहिए। वैसे तो सोनप्रयाग एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ आपको भरपूर मात्रा में खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ आपको 100 से 120 रुपये में खाने की थाली मिल जाएगी और ठहरने के लिए काफ़ी सारे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। सोनप्रयाग में आपको लगभग 1500 से लेकर 2500 रुपये तक में रूम मिलेंगे और पीक सीज़न में ये होटल रूम और भी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो यदि आप कम से कम 3 लोग एक साथ केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और आपको 2500 रुपये तक का रूम मिल जाता है तो आपको पर पर्सन 800 रुपये का चार्ज पड़ेगा। कई बार भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वहां जाकर रूम ना भी मिले तो बेहतर होगा यदि आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा कर जाते हैं तो। इसके अलावा आप GMVN की वेबसाइट से डॉर्मेट्री बेड भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 500 से 700 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। हालांकि GMVN की बुकिंग आपको काफ़ी पहले करवानी होगी क्योंकि फिर अवेलेबिलिटी का इशू रहता है। और सोनप्रयाग में सबसे सस्ते में नाइट स्टे करने का एक तरीका और है। वहाँ कई बड़ी बड़ी शॉप्स में मैट्रेस रजाई वगैरह देते हैं डॉर्मेट्री बेड की तरह, जो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 रुपये पर पर्सन लेंगे। तो इस तरह आपका स्टे और भी सस्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार आप केदारनाथ यात्रा के दौरान सोनप्रयाग में अपनी पहली रात गुजार सकते हैं। डे 2 में आपको सबसे पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना होगा, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनप्रयाग में आपको शेयर्ड टैक्सी मिलेंगी जिसमें एक व्यक्ति के 50 रुपये लगते हैं और फिर आपको 30 मिनट के अंदर अंदर गौरीकुंड तक छोड़ दिया जाएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की टैक्सी के लिए लंबी लाइन लगती है, तो आप कोशिश करें कि डे 2 में सुबह जल्दी उठकर टैक्सी की लाइन में लगकर जल्दी से जल्दी गौरीकुंड पहुंच जाएं। यदि आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से सोनप्रयाग आ रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में ही पार्क करनी पड़ेगी और फिर आगे गौरीकुंड तक शेयर टैक्सी में ही जाना पड़ेगा। सोनप्रयाग में आपको लगभग 100 रुपये में 24 घंटे के लिए पार्किंग मिल जाएगी। गौरीकुंड लास्ट पॉइंट है जहां से आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती। अब यहां से आपको 18 से 20 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी ताकि आप समय रहते केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकें। यदि आप रेस्ट लेते लेते जाते हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में लगभग 10 घंटे तक लग जाएंगे। यदि आप केदारनाथ मंदिर तक पैदल नहीं जाना चाहते तो आप अपने लिए घोड़ा या पालकी भी बुक कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर तक घोड़े की राइड के लिए आपको 2500 रुपये देने होंगे और वापसी में यही घोड़े की राइड के लिए आपको 1740 रुपये देने होंगे। पालकी का चार्ज आपके वजन के ऊपर निर्भर करता है, तो आपको लगभग 7000 से 10,000 रुपये एक साइड के देने होंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप सोनप्रयाग ना आकर फाटा या गुप्तकाशी तक ही आएँ। फाटा और गुप्तकाशी में आपको हेलीपैड मिल जाएंगे जहां से आप हेलीकॉप्टर की सहायता से केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप गुप्तकाशी आते हैं तो आपको गुप्तकाशी से केदारनाथ मंदिर की राउंड ट्रिप 7,750 रुपये पर पर्सन की पड़ेगी और फाटा से केदारनाथ मंदिर की राउंड ट्रिप 4700 रुपये पर पर्सन की पड़ेगी। हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की तरफ 18 से 20 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करते वक्त आपको रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी जहां आप पूरे रास्ते कुछ ना कुछ खाते पीते आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें ताकि आपको कहीं भी डिहाइड्रेशन की दिक्कत ना हो। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो आप धीरे धीरे अपने परिवार को साथ लेकर ही आगे बढ़ें। केदारनाथ मंदिर तक जाते वक्त आपको रास्ते में कहीं कहीं एकदम खड़ी चढ़ाई भी मिलेगी, तो आप जल्दीबाजी ना करें और छोटे छोटे कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें, जिससे आपकी सांस भी नहीं फूलेगी और आप धीरे धीरे करके केदारनाथ बाबा के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। केदारनाथ में कभी भी मौसम बदल जाता है और बरसात शुरू हो जाती है, तो आप अपने साथ रेनकोट ले जाना ना भूलें। डे 2 में आप लगभग शाम तक या उससे पहले केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। यह निर्भर करता है कि आप पैदल यात्रा किस तरह कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले केदारनाथ बेस कैंप पड़ेगा, जहां पर आप अपनी केदारनाथ यात्रा की दूसरी रात गुजार सकते हैं। यदि आप सितंबर से लेकर नवंबर के समय केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो केदारनाथ बेस कैंप पर आपको काफ़ी सारे टेंट वगैरह में स्टे करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां आपको लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज देना होगा टेंट में रुकने के लिए।
मई जून के पीक सीजन में इन्हीं टेंट में रुकने के लिए 1000 से 1500 रुपए प्रति व्यक्ति का चार्ज देना पड़ सकता है। केदारनाथ बेस कैंप पर आपको GMVN के गेस्ट हाउस वगैरह भी मिल जाएंगे, जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले। अगर आप अक्टूबर नवंबर में केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं तो भीड़ कम होने की वजह से आप केदारनाथ मंदिर के पास में ही गेस्ट हाउस में रूम लेकर रुक सकते हैं, जहां आपको 1000 से लेकर 1500 रुपए तक में कमरा मिल जाएगा। अगर आप समय से केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो आप शाम को होने वाली केदारनाथ बाबा की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। डे 3 में आप सुबह सुबह केदारनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ में आपको सुबह सुबह नहाने के लिए गर्म पानी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मई जून के पीक सीजन में आपको दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है, और वहीं सितंबर अक्टूबर में आपको लगभग आधे घंटे लाइन में लगकर दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा मंदिर के पास में ही आपको प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर भी है, जहां आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं और भैरव बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं। डे 3 में ही आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करके वापस सोनप्रयाग तक आ सकते हैं, और फिर आपको केदारनाथ यात्रा की तीसरी रात फिर से सोनप्रयाग में ही गुजारनी होगी। डे 4 में आप सुबह सुबह बस लेकर सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार आ सकते हैं। तो इस तरह 4 दिन और 3 रातों में आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी हो जाएगी। शाम तक हरिद्वार पहुंचने के बाद आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो कुछ समय हरिद्वार ऋषिकेश में बिताकर हरिद्वार ऋषिकेश भी घूम सकते हैं। बात करें केदारनाथ में खाने पीने की व्यवस्था के बारे में, तो आपको पूरी केदारनाथ यात्रा के दौरान 100 से 120 रुपये में खाने की थाली मिल जाएगी, और आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट पर बड़ी आसानी से खाना पीना कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, केदारनाथ में कभी भी मौसम बदल जाता है, तो यदि आप अपने साथ गर्म कपड़े रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। केदारनाथ मंदिर तक की पैदल यात्रा करते समय जूते अवश्य पहनें, ताकि ऊंचे नीचे और खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों पर आपके पैरों की पकड़ मजबूत बनी रहे। पैदल यात्रा के समय आप अपने साथ जितना कम सामान रखेंगे, आपके लिए पैदल यात्रा करना उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा। दोस्तों, और अब जान लेते हैं कि पूरी केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपका कुल कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, यदि आप सितंबर से लेकर नवंबर महीने के ऑफ सीजन में केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति लगभग 3000 से 3500 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। यह मैंने आपको 3 रात और 4 दिनों का हरिद्वार से हरिद्वार का खर्चा बताया है। आप अपनी स्क्रीन पर भी पूरी टूर आइटनरी और दिन प्रतिदिन के खर्चे देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मई जून के पीक सीजन में केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आपका कुल खर्चा लगभग 8000 रुपये प्रति व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह पूरी जानकारी पसंद आई होगी। यदि अब भी आपके मन में कोई सवाल बचता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।